सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, डेफिनेशंस चैप्टर में हमने एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि स्पेशल प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली बिजनेस प्रीवियस ईयर कैसा होता है, फिर एग्रीकल्चर इनकम, ये सारी चीज़ें जो टॉपिक थे वो सब हमने अगले लेक्चर में डिस्कस किए, लेक्चर नंबर 2 में। अब आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं, तो टॉपिक है हमारा पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। बराबर, जैसे कि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, और इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड बट नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, जमीन से मिलने वाली इनकम है बट उसको हम एग्रीकल्चर इनकम यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में उसको एग्रीकल्चर इनकम मानते नहीं है, इंक्लूड नहीं करते एग्रीकल्चर इनकम में। फिर देखेंगे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। ये सारे टॉपिक जो है वो आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन जो थी, पर्सन की डेफिनेशन भी हमने देखी थी, वो सारी चीज़ें जो है हम आगे जाके कैलकुलेशन करने में हमें सब में हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको जब टर्मिनोलॉजी मालूम होगी तो ही आप टैक्स की कैलकुलेशन या टैक्सेशन का कोई भी क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर पाएंगे। बट ये जो अभी जो भी टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो सब आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा जो है वो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। अब यहाँ पे कुछ ऐसी इनकम है, देर आर सर्टेन इनकम्स विच नाइदर फुल्ली एग्रीकल्चर नॉर फुल्ली नॉन एग्रीकल्चर, मतलब कि जो फुल्ली एग्रीकल्चर भी नहीं है और फुल्ली नॉन एग्रीकल्चर भी नहीं है। बराबर, तो क्या होता है, तो उन वो ऐसी प्रोडक्ट होती है, उनके सम एलिमेंट्स आर एग्रीकल्चर एंड सम पार्ट इज नॉन एग्रीकल्चर। तो ऐसी जो इनकम होती है, दे कंटेन सम एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल, सो दे आर ट्रीटेड एज पार्टली इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, एंड द फॉलोइंग आर सच इनकम्स। मतलब कि कुछ ऐसी इनकम होती है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसके कुछ पार्ट जो होते हैं, सम पार्ट इज एग्रीकल्चर। ओके, तो उसको हम पार्टली एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है वो है इनकम फ्रॉम टी। यस, जो टी है वो उसका कुछ पार्ट माने तो वो एग्रीकल्चर है, बट जब उसके पान जो होते हैं, मतलब जो उसके लीव्स होते हैं, ठीक है, जो पेड़ होता है उसका, मतलब वो उसका जो अ, उसकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से उसको किया जाता है, बट उसके लीव्स जो होते हैं उसको वहाँ पे चूट के फिर उसको ड्राई करके फिर उसमें से टी बनाई जाती है और फिर वो सेलेबल होती है। तो इसमें इसका 40% पार्ट जो है वो नॉन एग्रीकल्चर माना जाता है और 60% पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर है। ये इनकम टैक्स एक्ट में डिसाइड किया गया हुआ है। तो टी इनकम जो है, इनकम फ्रॉम टी, वो उसका 60% पार्ट ही एग्रीकल्चरल इनकम होगा, बाकी के 40% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है,
एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्सेबल है नहीं, एग्जेम्प्टेड है। सेकंड जो है वो है इनकम फ्रॉम कॉफ़ी। तो कॉफ़ी में भी सेम ऐसा ही है। तो कॉफ़ी का 75% जो है वो एग्रीकल्चर है और 25% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर है। बट कॉफ़ी में आपको ध्यान रखना है, दो टाइप्स की कॉफ़ी होती है। एक होता है रफ कॉफ़ी, दूसरा होता है पॉलिश्ड कॉफ़ी। अब जब पॉलिशिंग जो प्रोसेस करनी होती है, थोड़ा वो अलग से प्रोसेस होती है, एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाती है। तो आप जब कुछ मोर प्रोसेस करते हो, कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करते हो, उस पे पॉलिश्ड करने की प्रोसेस करने के बाद उसको सेल करते हो, तो उसका 60% पार्ट है वो एग्रीकल्चर होगा और 40% हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर फॉर द मोर प्रोसेस। अगर नॉर्मल प्रोसेस वाली हम कॉफ़ी बना के सेल करते हैं, तो उसमें 70% पार्ट जो है, सॉरी 75% जो है वो एग्रीकल्चर और 25% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर। बट उसमें और ज़्यादा कुछ प्रोसेस करेंगे, पॉलिशिंग प्रोसेस जो करेंगे, तो उसका 60% हो जाएगा एग्रीकल्चर और 40% हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर। रबर, तो रबर की प्रोडक्ट भी ऐसी है कि उसका 65% जो है वो एग्रीकल्चरल है और 35% जो है वो नॉन एग्रीकल्चर है। तो ये तीन प्रोडक्ट जो है उसके परसेंटेज आपको याद रखने हैं। फ्रॉम टी, टी का 60-40। मैं यहाँ पे पहला जो परसेंटेज बोलता हूँ वो एग्रीकल्चर है, आपको हर एक आइटम में वैसे ही याद रखना है। 60-40 मतलब 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। कॉफ़ी के अंदर नॉर्मल वाली कॉफ़ी जो होती है उसका 75% और 25%, मतलब 75 एग्रीकल्चरल, 25% नॉन एग्रीकल्चर। और अगर उसमें कुछ ज़्यादा ऐड करते हैं प्रोसेस, तो उसका हो जाता है सेम 40, 60 एंड 40। रबर जो है उसका 65 और 35% है। और फिर आता है शुगर। शुगर जो है वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ही बनती है। तो शुगर की जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे शुगर केन, अब जो शुगर केन होता है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से होता है, बट उस पे बाद उसके अंदर प्रोसेस करके फिर शुगर बनाई जाती है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि कई सारी जो फैक्ट्रीज होती है उसके खुद के शुगर कैन के फार्म होते हैं, और कई फैक्ट्रीज ऐसी होती है जो फार्मर से शुगर कैन बाय करते हैं, परचेस करते हैं और फिर वो सेल करते हैं, मतलब शुगर बनाते हैं और सेल करते हैं। तो इसमें परसेंटेज किस तरह से डिसाइड करेंगे, जिसके खुद के फार्म से वो शुगर कैन लाए गए हैं या फिर बाहर से परचेस किए गए हैं। तो इसमें कुछ परसेंटेज डिसाइड नहीं किए गए, बट उसमें उसको पार्टली एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं एज पर केस, बराबर है। उसके कुछ परसेंटेज अभी तक कोई भी मतलब इनकम टैक्स में अभी तक डिसाइड किए गए नहीं है। तो ये चार आइटम जो है वो है, चार प्रोडक्ट जो है उसको हम पार्टली एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। टी, कॉफ़ी, रबर एंड शुगर। टी के परसेंटेज है 60-40, कॉफ़ी के परसेंटेज है 75-25 और 60-40। रबर का होता है 65-20, सॉरी 35। शुगर के जो है वो कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, वो है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड बट नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो ऐसी एक जो इनकम की लिस्ट है वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी इनकम है, तो सबसे पहले है इनकम फ्रॉम फिशर्स, बराबर। फिशिंग की जो एक्टिविटीज होती है वो बोलते हैं एग्रीकल्चर, बट वो एग्रीकल्चर इनकम है नहीं। रॉयल्टी इनकम ऑफ माइंस, वो लैंड्स में ही लैंड से ही निकलती है। माइंस की जो रॉयल्टी मिलती है वो, मतलब माइंस में क्या होता है कि माइंस का ओनर जो होता है वो ये माइंस की जो एक्टिविटी करके उसमें से कुछ भी निकालते हैं, तो उसके लिए वो उसकी रॉयल्टी लेते हैं। तो रॉयल्टी इनकम जो है वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। सॉल्ट की इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स बनाने के लिए जो हम अर्थ सेल करते हैं, मतलब जो मिट्टी वो सेल करते हैं, वो सेल करते हैं, तब उसको जो इनकम मिलती है वो इनकम अराइजिंग फ्रॉम लैंड, बट इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बनाते हम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं प्रोडक्ट होती, और कोई ह्यूमन एक्टिविटी उसमें मतलब कोई होती नहीं है इसमें। ठीक है, जो लेने वाला होता है वो वहाँ से सीधा मिट्टी लेके जाता है, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज, इरिगेशन पर्पज के लिए वाटर सप्लाई करते हैं, उसकी जो इनकम मिलती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है।
इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, बटर, चीज मेकिंग एंड पोल्ट्री फार्म, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। डेयरी फार्मिंग मतलब जो पशुपालन का बिजनेस करते हैं जो लोग, फिर वो दूध और दूध के आइटम बेचते हैं, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। फिर उसमें जब बटर चीज़ कुछ भी बना के पोल्ट्री फार्म का जो बिजनेस करते हैं, वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर फॉर एग्रीकल्चरल फार्म, अब एग्रीकल्चरल फार्म के अंदर कोई मैनेजर कोई सुपरवाइजर हमने रखा है ध्यान रखने के लिए, तो उसको जो सैलरी मिलती है या रेम्युनरेशन मिलता है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है फॉर द मैनेजर और सुपरवाइजर, उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, यस, फॉरेन कंट्री की कोई एग्रीकल्चर इनकम आप इंडिया में लाते हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। वो हमने एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में ही देखा था। उसकी दो मेन कंडीशन है, एक तो आपकी जो लैंड है वो सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में होनी चाहिए, और जो लैंड है वो लैंड रेवेन्यू मतलब कि उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी की होनी चाहिए, तो ही उसको हम एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हम ध्यान में रखनी थी। एग्रीकल्चरल फ्रॉम एग्रीकल्चरल फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, ट्रीज एंड स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ एग्रीकल्चर, सीड्स जो बेचते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही होती है उसमें से उससे, और स्टैंडिंग क्रॉप मतलब के खेत के अंदर जो भी अभी आपने क्रॉप किया गया है वो डायरेक्ट आप सेल करते हो डायरेक्टली, तो मतलब कोई ले लेता है, उसमें से क्या मिलेगा क्या नहीं वो अभी पता नहीं है, इसके लिए वो ले तो लेगा, बट वो डायरेक्टली ऐसे कुछ सेल करते हैं तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ रेंट फ्रॉम टेनेंट, अगर आपने कोई एग्रीकल्चर इनकम रेंट सॉरी एग्रीकल्चर लैंड जो रेंट पे दी है, तो उससे रेंट जो मिलता है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, बट वो रेंट लेट पे करता है, तो जितना भी लीडे पे करेगा उसका इंटरेस्ट हम लेंगे, तो वो इंटरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। एनी बैंकर रेंडर अ मनी टू फार्मर एंड गेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगेंस्ट इंटरेस्ट टू दिस, सो दिस इनकम ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट ट्रेडेड एज एग्रीकल्चर इनकम। कोई बैंकर है जिन्होंने फार्मर्स को पैसे दिए हैं फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और इसके अगेंस्ट में उसके इंटरेस्ट लेता है, पर इंटरेस्ट के सिवाय वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले लेता है, तो वो प्रोडक्ट जब वो लेता है और एज ए इनकम वो ट्रीट करता है, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड गिवन फॉर रेंट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, वो तो है ही, एग्रीकल्चर लैंड अपने नॉन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए रेंट पे दिया, तो जो रेंट मिला वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की इनकम भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मतलब शहरी जमीन जो होती है उसको आप सेल करोगे तब जो प्रॉफिट होगा वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, बराबर है। इनकम फ्रॉम परचेजिंग ए स्टैंडिंग क्रॉप परचेस किया और फिर सेल किया, फिर उसमें से जो इनकम मिली वो इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, बराबर है, कोई ट्री है फॉरेस्ट ट्रीज जो भी अभी हम उससे काट के उसको डायरेक्ट सेल करते हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है क्योंकि उसमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एक लिस्ट बनाया है, बुक में तो आपको बहुत सारी आइटम्स दी गई है, बट ये इंपॉर्टेंट लिस्ट इतनी आपको याद रखनी, बराबर है। तो ये हो गया इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड बट नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीन टॉपिक है, टैक्स प्लानिंग है, टैक्स इवेजन है और टैक्स अवॉइडेंस है। अब प्रॉब्लम क्या है टैक्सेशन का, कि हर एक पर्सन जो होते हैं वो नहीं चाहते कि भाई उनकी जो इनकम कमाई हुई, उनकी जो इनकम है, उन्होंने जो मेहनत करके इनकम कमाई है वो एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दे। ठीक है, कि भाई उनकी मजदूरी, उनके हार्ड वर्क का जो इनकम है, उनका प्रॉफिट है वो उनके पास ही रहे, वो एज अ टैक्स पे नहीं करे, बट वो
देखा जाए तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सोर्सेज जो होते हैं फंड के, वो होता है एक ही टैक्स। टैक्स के रूप से ही वो गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है, और वो इनडायरेक्टली वो पैसा का यूज़ करते हैं नेसेसिटी प्रोवाइड करने के लिए सारी पब्लिक को। मतलब कि जिसकी इनकम ज़्यादा, उसको टैक्स ज़्यादा लगेगा, पर वो टैक्स की इनकम जो गवर्नमेंट के पास आएगी, जो फंड आएगा, वो फंड यूज़ करेगी गवर्नमेंट रोड रास्ते बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन फैसिलिटी देने के लिए, साइंस और रिसर्च के लिए, आर्मी फोर्स के लिए। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम हैं। और गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, बराबर? तो उसके लिए उसको फंड चाहिए, और वो फंड वो कहाँ से ले सकते हैं? एक ही सोर्स है उनके पास, टैक्सेस। अब जो पर्सन है, टैक्स पेयर है, वो नहीं चाहते कि भाई हमारी जो इनकम है वो हमारे पास ही रहे, और मतलब वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास ना जाए, हमारे पास ही रहे। और गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, तो ये जो क्लेसेस होते हैं, वो क्लेसेस के हिसाब से क्या होता है, टैक्स की चोरी करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। भाई टैक्स हम क्यों पे करें, ऐसी किसी का माइंडसेट होता है, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सब लोग ऐसे नहीं होते, उसमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर भी होते हैं, जो टैक्स अपना जो भी बनता है वो पे करते हैं, बराबर? तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक लीगल प्रोसेस बताई गई है, उसको बोलते हैं हम टैक्स प्लानिंग। आप अपना टैक्स प्लान करो, और टैक्स प्लानिंग करके आप अपनी इनकम, अपना प्रॉफिट अपने पास ही रख सकते हो, और गवर्नमेंट को भी उनका फंड मिल जाता है। ऐसी एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम टैक्स प्लानिंग, बराबर है? सबसे ज़्यादा नेगेटिव टैक्स कोई भी है अभी, तो वो हम बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स। देखो, जीएसटी जो है, वो जीएसटी तो सब लोग पे करते ही है। आप कुछ ना कुछ चीज़ें भी लेते हो, तो उसमें आप जीएसटी पे करते ही हो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो नेगेटिव टैक्स नहीं माना जाता। वो तो हमको, हमें जो चीज़ यूज़ करनी है, हमें वो करना पड़ेगा, तो हम करते हैं। बट ये इनकम टैक्स जो है, वो सबसे नेगेटिव टैक्स है, क्योंकि वो सब पे लगता है। कोई भी पर्सन होता है, उस पे लगता है। उसकी एग्जम्पशन लिमिट के बाहर जाएगा तब। तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी रिलीफ है, जो भी डिडक्शन, वो सब उन्होंने दी हुई है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपना टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा रुपया हमारे पास ही रहे, और गवर्नमेंट को भी सफिशिएंट फंड मिल सके। ऐसा जो एक रास्ता निकाला गया है, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। वो क्या होता है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। दूसरा होता है, व्हेन अ टैक्स पेयर डज नॉट पे ऑल टैक्सेस due for him according to law and tries to avoid paying tax illegally, it is tax evasion। मतलब जब वो ऐसा कुछ करता है कि भाई उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है, पर उसको पे नहीं करना है, कुछ इलीगल से कोई रास्ते से वो टैक्स पे नहीं करना चाहता, ऐसे कुछ वो करता है, तो उसको बोलते हैं टैक्स इवेशन। तीसरा एक और टॉपिक है, वो है व्हेन अ पर्सन टैक्स इंक्लूड एडवांटेजेस ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स लॉज एंड पेइंग टैक्स, इट इज टैक्स अवॉइडेंस। अब जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स प्लानिंग के लिए हमें डिडक्शन दी है, रिलीफ दी है, एग्जम्पन्स दिए हुए हैं, वो सब गवर्नमेंट के प्रोविजंस हो गए। तो वो प्रोविजंस को, एडवांटेजेस का डिसएडवांटेजेस ले लेता है, मतलब कि गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, तो उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ये तीन जो प्रोसेस है, वो तीन प्रोसेस हमें समझनी है, और तीनों प्रोसेस हमको समझ में आनी चाहिए, तो ही हमें पता चलेगा कि भाई हम अच्छी तरीके से टैक्स प्लानिंग करके किस तरीके से हमारा टैक्स बर्डन कम कर सकते हैं। इसके डिटेल में आपको जो स्टडी है, वो आपको मास्टर लेवल पे आएगा एमकॉम में। बट यहाँ पे उसका एक कंसेप्ट जो है, वो कंसेप्ट आप समझोगे, तो आपको आगे जाके जो भी हमें 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने हैं, उसमें किस तरीके से आप असेसमेंट करोगे, वो आपको पता चलेगा। फिर उसकी प्रोविजन को टैक्स प्लानिंग में किस तरीके से यूज़ करना है, वो आपको समझ में आएगी। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जो है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, उसको डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आप इतना है। आपको ऐसा है तो आपके बुक में इतने पॉइंट दिए गए हैं, आप एक बार पढ़ लेना, फिर हम उसके डिस्कस करेंगे लेक्चर में, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है। तो अभी तक अब मैं आज के लेक्चर में जो भी देखा, वो हम, आप एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना, और उसको
रिपीट एक बार कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए और याद आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट।